बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर व्यूअर्स। आई बिलीव कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है, आपका दिन बहुत अच्छा हुआ और पहला घंटा आपने हमें मिस किया बिकॉज ऑफ लाइव अपडेट। वेल दिस इज एक्सप्रेसो, आई एम इमरान हसन एंड आई एम अर्मिला हसन। आपने पहले आपने बोला मिस किया या नहीं किया, आपको कैसे पता उन्होंने आपको मिस? क्योंकि लाइव हम अभी आए हैं, मतलब लोग इंतजार कर रहे थे, लोग हमारा इंतजार करते हैं। आई नो दैट। आई होप आपने इंतजार किया, अगर तो किया तो हम आ गए भी। हमने कहा थोड़ी देर के लिए आए लेकिन आएंगे जरूर बिकॉज ऑफ लाइव अपडेट हम पहले नहीं आ पाए। खैर हम अब टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, इस दुआ के साथ कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे और खूब गुजरे, मूड आपका अच्छा रहे। हम भी कोशिश करेंगे कुछ हम आपका मूड अच्छा रखने की पूरी कोशिश करते हैं। हाँ। बिल्कुल, और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर लेते हैं। बिल्कुल आगाज करते हैं और कुछ लाइटर गुफ्तगू से स्टार्ट करते हैं। और हमारा सेगमेंट है मेरा घर, उसमें हमारी साथी एंकर अस्मा मिनहाज जो है अमजद साकिब साहब से क्या गुफ्तगू करी है आपको भी सुनाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अस्मा मिनहास और सेगमेंट मेरा घर में आप सबको खुशामदीद। आज जिस शख्सियत के घर के बाहर मैं मौजूद हूँ वो एक पाकिस्तान में बहुत ही नुमाया किरदार इस वक्त अदा कर रही हैं। एक डॉक्टर भी हैं, उन्होंने सिविल सर्विसेज में अपनी काफ़ी खदमात सर अंजाम दी हैं लेकिन फिर उसको खैरबाद कह दिया। और वो एक ऐसी शख्सियत है जिसने अपना तमाम तर मिशन सारी उम्र यही रखा कि वो खिदमत हल्क करे। अखुवत फाउंडेशन के सरबराह भी हैं और पाकिस्तान में गैर सरकारी सतह पर जितनी भी काविशें हो रही हैं गुर्बत के ख़ात्मे के लिए, उसमें उनका नुमाया नाम है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब की, तो वो हमारा अंदर वेट कर रहे हैं। चलते हैं उनके घर के अंदर और देखते हैं कैसे सजा रखा है घर। चलिए। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? आई होप हमने आपको इंतजार नहीं करवाया होगा। चलिए प्लीज। अमजद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मैं ना एक्चुअली छुपके आपके घर का जायज़ा ले रही थी और वो इतना खूबसूरत है माशाल्लाह कि हम ऑडियंस को भी दिखाएंगे ही। लेकिन मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहे, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज रहे, लेकिन अब आइडियल सिचुएशन ये होनी चाहिए थी कि आपका कोई फार्म हाउस होता, आप अपनी रिटायर्ड ज़िंदगी वहाँ पे मज़े से गुजारते, लेकिन आपने अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर ली। क्या सोच क्या थी पीछे इसके? जी देखें, ये बहुत अक्सर लोग मुझे ये सवाल कहते हैं, पूछते हैं कि जी आपने सिविल सर्विस की महफूज पनाहगाह से निकल कर तो ज़िंदगी के तल्ख़ हक़ाइक़ का सामना करने का फ़ैसला क्यों किया? तो मैं ये कहता हूँ कि ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि इंसान को सबसे पहले ये जुस्तजू करनी चाहिए कि वो क्या काम अच्छा कर सकता है। तो जो काम वो कर सकता है उसको वही करना चाहिए। मैंने मेडिसिन की, मैं MBBS किया, फिर मुझे लगा कि शायद मैं इसमें बहुत आगे नहीं जा सकूँगा। फिर मैंने सिविल सर्विस ज्वाइन की कि ये एक तरीका है जहाँ पर आप खिदमत भी कर सकते हैं और एक अपना मुकाम भी मुआशरे में हासिल कर सकते हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तकरीबन 16-17 साल गुजारे सिविल सर्विस में, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। लेकिन फिर अचानक एक दिन मुझे एहसास हुआ कि जो मुझे कहते हैं कि फ़र्ज़ मनसबी और ख्वाहिश कल्बी का इत्तिसाल होना चाहिए, तो वो मुझे लगा कि अभी भी कुछ इस शय की कमी है। तो एक दिन मैंने फ़ैसला कर लिया कि जिस तरह मेडिसिन को खैरबाद कहा था, सिविल सर्विस को भी कहेंगे, और फिर से एक निचली सतह पर बैठकर आम लोगों के साथ, गरीबों के साथ, दर्दमंद लोगों के साथ दोस्ती की, उनसे सीखा और फिर अखुवत का मोजज़ा जो है ये रूनुमा हुआ। लेकिन सर खिदमत तो खैर सिविल सर्विस में रह के भी की जा सकती है, क्या ख्याल है आप? हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ कि सिविल सर्विस में तो रहकर खिदमत का ज़्यादा बड़ा वसी उफ़क़ है। मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी अपनी जो सलाहियतें हैं, आपका अपना जो मिजाज है, वो आपके मनसब से या आपके प्रोफेशन से अलाइंड होना चाहिए, हमाहंग होना चाहिए। फिर आपको काम करने, फिर आपके लिए काम जो है ना वो काम नहीं रहता, वो इश्क बन जाता है। अच्छा आप ये बताएं, सिर्फ काम ही करते रहते हैं कि कोई और ज़ौक़ और शौक़ रखते हैं आप? नहीं, मैंने काम को ही ज़िंदगी बनाया हुआ है। मसलन मैं वही काम करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, उन्हीं लोगों से मिलता हूँ मैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। मेरे नज़दीक ज़िंदगी जो है ये एक बड़ा कीमती असासा है। तो हम सोए हुए या फेसबुक पर गप्पे शप्पे लगाते हुए ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। ज़िंदगी का एक एक लम्हे का हिसाब हमें देना है कभी ना कभी किसी हस्ती को कि मैंने ये कैसे बसर की। इस घर के बारे में बताएं, घर का कौन सा हिस्सा खुद सजाया है बड़े शौक से, मान से?
घर के सजाने में मेरी राय थोड़ी सी शामिल रही है, लेकिन अल्टीमेट इसकी जो जिम्मेदारी है या जो इसका खातून-ए-खाना जी उनको ही जाती है। और ये रोज़ सजता है, इसमें रोज़ कोई हमें खामी नज़र आती है और फिर कोई और चीज़ होती है। तो ये एक घर भी जो देखें एक मुसलसल अमल है, इसका सजाना, इसका बनाना, बस्ती बसते बसते बहुत देर से बसती इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अच्छा सर, ये मेरे पीछे एक बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग लगी हुई है, मेरे ख्याल से ये आई थिंक लाहौर लग रहा है, बसंत का कुछ सीन लग रहा है, इसके बारे में इसकी बताएं। वजाहत करूँगा कि ये ज़िंदगी की डिपिक्शन है। ये जो तस्वीर है इसमें आपको कबूतर नज़र आएंगे जो अमन का पैगाम है, इसमें मीनार नज़र आएंगे मस्जिद के जो अलाए कलमतुल हक और तौहीद की गवाही देते हैं, इसमें घर नज़र आएंगे जो एक पुराने लाहौर की नुमाइंदगी है और ये हमारी कदामत और रवायत का इजहार है। इसमें आपको पतंग और मुख्तलिफ रंग नज़र आएंगे, ये ज़िंदगी की खूबसूरतियों को उसकी नुमाइंदगी करती है। और फिर एक उफ़क़ है और इस उफ़क़ पर से आप देखें कि एक सूरज सा तुलू हो रहा है, रोशनी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं जब कभी उदास होता हूँ या तन्हा होता हूँ तो मैं इस तस्वीर को देखता हूँ और इस तस्वीर में मुझे हज़ारों लाखों और तस्वीरें नज़र आती हैं। चलिए सर फिर जी चलें जी, आइए। अच्छा जी, तो ये बहुत खूबसूरत सा डाइनिंग रूम है आपका। मुझे बताएं, काम 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 काम, उसके बाद आपको मौका मिलता है कि यहाँ पे सबके साथ बैठ के खाना खा सकें? काम के बाद ताम भी तो होना चाहिए ना, खाना पीना तो होना चाहिए। तो कितनी बार वैसे मौका मिलता है कि आप डेली यहाँ पे बैठते हैं खाते पीते? एक तो है कि सैटरडे और संडे को मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह नाश्ता जरूर इकट्ठे करें फैमिली के साथ। फिर अक्सर औकात शाम को देर हो जाती है, लेकिन फिर भी खाना वाना की कोशिश होती है कि इकट्ठा खाया जाए। अच्छा सर, ये बहुत ही खूबसूरत सी मुझे कुछ एंशिएंट सी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये आपकी चॉइस है, मैडम की चॉइस? नहीं, ये मेरी बेगम की चॉइस है। ये जो है ये बलूचिस्तान से किसी ने तोहफा दिया था, वहाँ से अच्छा कोई चीज़ें बनाते हैं लोग बहुत मोहब्बत से। जी, ये जो आप प्लेट देख रही हैं इसमें सराइकी आपको नकूश और निगार नज़र आएंगे। तो माई वाइफ बिलोंग्स टू डीजी खान, ये उनकी चॉइस है। तो हम कहते हैं कि हमारा घर भी पूरा पाकिस्तान होना चाहिए। सर, बाहर एक बहुत ही कमाल की चीज़ मैंने देखी है, आइए ज़रा उसके बारे में बात करते हैं। ये इसकी बात हम कर रहे थे। सबसे पहले तो माशाल्लाह आपको सितारा इम्तियाज़ मिल चुका है, क्वीन एलिज़ाबेथ की तरफ से पॉइंट ऑफ लाइट का अवार्ड मिला है। मुझे ये बताइए, इसके बारे में भी हम बात करते हैं, पर ये दीवार का इंतखाब किसने किया है इन अवार्ड्स के लिए, क्योंकि बहुत ही उम्दा है ये जगह। इस घर में सारा इंतखाब जो है उसका एजाज़ मैं अपनी बेगम को ही दूंगा, तो वही करती है सारा दिन। मेरी जिम्मेदारी घर के बाहर शुरू होती है, घर के अंदर उनकी जिम्मेदारी है। तो ये सब कुछ जो छोटी चीज़ें आपको नज़र आएंगी उन्हीं की वजह से। सर, ये जगह माशाल्लाह बहुत रोशनदार सी लग रही है, हवादार सी लग रही है, और हमें पता लगा ये आपकी फरमाइश पे बनाई गई है। तो क्यों आप इतनी रोशन सी चीज़ें? मैंने आपको पहले भी जिक्र कर रहा था कि मुझे रोशनी अच्छी लगती है, सनलाइट अच्छी लगती है, फिर सितारों की रोशनी भी, चांद की रोशनी भी। तो मैंने कहा कि जब हम घर के अंदर दाखिल हों तो ऊपर से लाइट आनी चाहिए। तो हमारे आर्किटेक्ट ने बड़ा खूबसूरती इसको इन्विज़िज किया और ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें ज़िंदगी का भरपूर एहसास होता है, क्योंकि जब आप कमरे में चले जाते हैं फिर पर्दा है और थोड़ा सा डार्कनेस का एहसास होता है, तो लॉबी गिव्स यू एन ओपन फीलिंग्स। तो घर का ऐसा कौन सा कोना है जिसमें बहुत पीसफुल महसूस करते हैं खुद को, वहाँ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? जी, घर का हर कोना ही इस काबिल होना चाहिए कि आपको खुशी और सुकून का एहसास हो। तो ऐसे ही है, मैंने काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो लेकिन मैंने नीचे अपना एक ऑफिस बनाया है, तो उसमें मैं बैठ के ज़्यादा बेहतर तरीके से कंटेम्पलेट बना कर सकता है, पढ़ भी सकता है। तो वो ऑफिस में कभी कभी ज़्यादा दिल लग जाता है कि आप पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो चलें फिर ऑफिस ज़रा देखते हैं ऑफिस। आज अच्छा सर, मैं देख रही हूँ माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा लॉन भी है, बागबानी का शौक भी रखते हैं आप? जी, मुझे बहुत शौक़ है। मैंने ख़ास तौर पर ये सोचा है कि इस दफ़ा दिसंबर में और फिर बाहर में बहुत खूबसूरत फूल होने चाहिए यहाँ पे। एक बहुत ही खूबसूरत सी दीवार मुझे नीचे नज़र आ रही है, ज़रा चलते हैं और देखते हैं। जी, आइए। सर, ये सीढ़ियाँ ज़रा संभल के चलिएगा। बिल्कुल।
ये भी पुरानी तर्ज की हमने बनाई है। हाँ, यही जानना चाहती हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा कलर किया हुआ है, येलो ये कलर। झरोका है, इस तरह के झरोके कदीम लाहौर शहर लाहौर में बहुत नजर हैं। आते हैं। तो मैं चन्योट एक बहुत वैसा ही पुराना शहर है, वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर था, तो वहाँ की एक हवेली गिर गई, तो वहाँ पर खिड़कियाँ और दरवाजे और अलमारियाँ बिक गई। तो एक छोटी सी ये मैंने यादगार के तौर पर ले ली। चलें आगे ऑफिस चलते हैं। जी आइए। सर ये दीवार बहुत खूबसूरत सी कलरफुल सी लग रही है माशाल्लाह, और मेरा ख्याल है वर्क प्लेस पे ऐसे कलरफुल सी चीज़ें होनी चाहिए, क्या ख्याल है जी आपका? जी बिल्कुल, बड़ा लाइवली सा होना चाहिए ना। तो इसमें आप देखें कि सब्ज़ भी है, सुर्ख भी है और येलो भी हैं, तो ये आपको एक तरह की ना कंटिन्यूशन नज़र आएगी। अच्छा सर, थोड़ी हुव्वत फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं। स्टेटिस्टिक्स हमारे बताते हैं सर कि अब तक हुव्वत फाउंडेशन 30 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को जो है वो कर्जा दे चुकी है सूद के बगैर। कैसे ये सफ़र मुमकिन रहा, कितनी मुश्किलात पेश आई, और दूसरी बात ये कि क्या आपको लगता है कि ये इससे गुर्बत के ग्राफ में थोड़ी कमी आई है हमारे मुल्क में? जी ये बड़ा अच्छा सवाल है कि सफ़र कैसा लगा और गुर्बत में क्या कमी आई कि नहीं। देखिए सफ़र जब हमने शुरू किया तो हमें इल्म नहीं था कि हम कहाँ पहुँचेंगे, तो बहरहाल एक धुन थी कि काम करना है, इस तरह से गुर्बत में हम डेंट डाल सकते हैं। तो नंबर्स की गेम नहीं थी, ये था कि चलो चंद लोगों की ज़िंदगी में ही खूबसूरती आ जाए, यही हमारे लिए एक सदका जारिया बनेगा। तो फिर अल्लाह ताला ने कबूलियत दी, इस सूद के बगैर था, इसमें मुवाख़ात थी, इसमें मस्जिद है, इसमें रज़ाकारियत है। तो यूँ ये सफ़र बढ़ता बढ़ता आज अल्हम्दुलिल्लाह 30 लाख से ज़ायद घराने हैं कि क्या हम गुर्बत ख़त्म करने में या कम करने में कामयाब हुए या नहीं हुए। ये बड़ा एक मुश्किल सवाल है, इसका जवाब मैं नहीं देता। मैं कहता हूँ कि ये उन लोगों का काम है जो आकर क्रिटिकली एग्जामिन करें कि हमारा जो सिस्टम है, निज़ाम है, वो क्या अच्छा है, क्या ये सोच अच्छी है, क्या ये हिकमत अमली अच्छी है, क्या इसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर गुर्बत में कमी हुई या नहीं हुई, लेकिन कम से कम 30 लाख घरानों को ये एहसास ज़रूर हुआ कि इस माशरे में कुछ और लोग भी हैं जो हमारी मदद करना चाहते हैं, हम अकेले नहीं हैं, हम तनहा नहीं हैं। आगे के अगर मैं पूछूं कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं तो क्या कहेंगे? जी प्लान्स यही हैं, इसी काम को और आगे बढ़ाना। हम 30 लाख घरानों तक पहुँचे हैं, लेकिन जो हमारे स्टेटिस्टिक्स अदाद व शुमार कहते हैं कि अभी 2 करोड़ लोगों को ये सहूलत मिलनी चाहिए, कर्जे की सहूलत मिलनी चाहिए ताकि वो अपना काम कर सकें, अपने सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकें। तो कर्ज़ों के अलावा हम लोगों को घर बनाने के लिए भी हुकूमत पाकिस्तान के साथ हमारा एक प्रोग्राम है, प्राइम मिनिस्टर लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम। उसके तहत हमने छोटे छोटे जो 2-2, 3-3, 4-4 मरले के जिन लोगों के पास प्लॉट्स हैं उनको हम फिर कर्ज़ हसन की सहूलत देना चाहेंगे। फिर हम तालीमी अदारे भी बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, उसमें वो बच्चे पढ़ेंगे जो आज फीस नहीं दे रहे। अच्छा, यानी वो भी कर्ज हसन है कि वो आज पढ़ेंगे और 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद जब आपकी तरह किसी बड़े मुकाम पे पहुंचेंगे तो फिर वो वापस अपनी फीस अदा करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपसे इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बड़ा डिफरेंट शॉट नजर आया, मुझे लगा मोटरवे पे जा रहे हैं कहीं से। वेलकम बैक। और आई बिलीव कि आपका टाइम हमारे साथ अच्छा गुजरा है विद ब्रेक्स एंड यू नो साथ साथ हमारा एक्सप्रेसो भी चल रहा है। अच्छा बड़ा दिलचस्प सेगमेंट हमारे पास है, टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, टाइम कम है, जल्दी से, क्योंकि एक डिफरेंट भी है और दिलचस्प भी है। हम कुछ ब्लैक होल को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक तो फिजिक्स से है, इसका कायनात के साथ क्या ताल्लुक है जोड़ेंगे हम ऐसे कि इस वक्त जो नोबेल प्राइज़ की तकसीम हो रही है 2020 के लिए, तो नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स दिया जा रहा है उन साइंसदानों को जिन्होंने इसको साबित किया, ब्लैक होल थ्योरी को। ये है क्या और इसका इम्पैक्ट क्या है और आज की सोसाइटी से कैसे रिलेट कर सकते हैं। वकार अहमद मलिक हमारे साथ हैं, नन अदर देन, डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। इनसे जरा हम पूछते हैं कि इसको कैसे थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, टाइम कम है। व्हाट इज दिस ब्लैक होल थ्योरी? है क्या, हमारी क्यूरियोसिटी ब्रेक करें आप। पहली बात तो ये है कि थैंक यू वेरी मच कि मॉर्निंग शो अब उस डगर पे चल गया है कि जहां हम ब्लैक होल्स एंड फिजिक्स और इस तरह की सीरीज चीजें डिस्कस कर रहे हैं। रॉजर पेनरोज जो है उनको मिला है और 2 और यानी 3 साइंटिस्ट हैं जिनको मिला है, और
तीनों का काम कॉस्मोलॉजी पे है और स्पेसिफिकली ब्लैक होल्स पे है और ये बहुत लॉन्ग अवेटेड, लाइक 1965 की इनकी है ये काम और बहुत अरसे से इसका इंतजार था कि रॉजर पेनरोज को ये मिलना चाहिए, तो उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। सबसे पहले यानी नाजरीन के लिए कि ब्लैक होल बुनियादी तौर पे होता क्या। ब्लैक होल ये है कि अब आप ये समझें कि एक आप अर्थ को ही ले लें, अर्थ एक ये पूरा एक गोल है। अगर इसको हम डेंस करना शुरू कर दें, इसको हम दबाना शुरू कर दें और इतना दबाएं कि इसको हम एक फुटबॉल बना दें, यानी इतना, यानी उसको मैटर वही रहेगा लेकिन हम इसको दबाते चले जाएंगे, तो होता ये है कि जितना रेडियस कम होगा उतनी ग्रेविटी ज्यादा होती है। ओके, ग्रेविटी का यानी जितना आप कशिश सकल जिसे कहते हैं, जी ग्रेविटी शदीद होती जाएगी, जितना आप किसी भी चीज को डेंस करेंगे, साइज छोटा होगा, ठीक है साइज छोटा होगा लेकिन उसके अंदर मैटर वही रहेगा। सो जितना आप उसको दबाएंगे उसकी ग्रेविटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर जमीन फुटबॉल हो, इस वक्त 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप नीचे यानी एक्सेलरेट कोई चीज गिरती है, इमेजिन कि अगर वो फुटबॉल हो तो वो किस स्पीड से खींचेगी, ठीक है। और ये एक पेन की निब भी हो सकती है, ये जो अर्थ है, और इससे भी आगे जा सकती है, पता ही ना चले, यानी इतना मैटर जो है वो हो सकता है। तो बुनियादी तौर पे जितने स्टार्स हैं जब ये डाई आउट होते हैं, यानी ये फौत होते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो उसके बाद ये इनका जो बाकी मैटर है वो इसी तरह करता है, इकट्ठा हो जाता है। ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसमें से लाइट, जो कि सबसे लाइटर फिनोमेना है यूनिवर्स में, जो कि फास्टेस्ट 3.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाती है, वो भी एस्केप नहीं कर सकता क्योंकि वो ब्लैक होल उसको भी ले लेता है, क्योंकि ग्रेविटी इतनी ज्यादा। लेकिन मैं अब आपको एक चौंकाने वाली बात ये कर रहा हूँ कि अगर एक ब्लैक होल है, अब डेफिनेटली उसकी ग्रेविटी तो बहुत ज्यादा है, ये भी चीज खा जाएगा, ये भी खा जाएगा, ये भी खा जाएगा, खाता जाएगा, हर चीज अपने अंदर एब्जॉर्ब, ठीक है, और उसी के अंदर एब्जॉर्ब करते करते वो एक जॉइंट बनता जा रहा है। बिल्कुल हो सकता है वो कुछ और ब्लैक होल्स को भी खाना शुरू कर दे, और ये मतलब पॉसिबल है कि किसी टाइम पे अचानक कोई इस तरह बहुत सारे ब्लैक होल्स एक दूसरे को खाएं और ये पूरी यूनिवर्स फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्लैप्स कर जाए। मतलब वैसे एक बात कर रहा हूँ, है नहीं ऐसा, एक हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जो ब्लैक होल है, इसके अंदर आपने जितनी साइंस फिक्शन की वो चीज़ें देखी है ना, कि एक खास आइडिया ये कि ग्रेविटी जितनी ज़्यादा होगी टाइम उतना स्लो होगा, ठीक है। हम टाइम एंड स्पेस की फैब्रिक हैं, तो ये उसको डिसरप्ट करता है जो मैसेज हैं। तो जो इतना बड़ा मैस है, जो जिसको हम ब्लैक होल कहते हैं, ब्लैक होल के अंदर टाइम ड्रैग कर जाता है, जितनी ग्रेविटी होगी उतना टाइम स्लो होगा। ये जो आप साइंस फिक्शन में पढ़ते हैं कि किसी जगह पे उसने 2 मिनट गुजारे और वापस जमीन पे आया तो सदियां बीत गई। ऑफ कोर्स ये साइंटिफिक फिनोमेना। तो इस तरह जो हमारे जो नज़दीक तरीन ब्लैक होल है वो 1000 लाइट ईयर्स है, मतलब इतना नहीं है, और मिलियंस ऑफ लाइट, मतलब ये हमारी पूरी गैलेक्सी है वो एक मैसिव ब्लैक होल है जिस पे हमारी पूरी गैलेक्सी जो है वो सारा साबित होने को हम डेवलमेंट कैसे कहें, अगर ये एग्जिस्ट करता है, इससे हमारा क्या ताल्लुक है? एग्जैक्टली, इससे हमारा ये ताल्लुक है कि पूरी यूनिवर्स पर जो सबसे बड़ी थ्योरी, सबसे जीनियस कम से कम मेरी नजर में वो आइंस्टाइन है, जिन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। इतनी बड़ी थ्योरी है कि आज 100 साल हो गया है, आज भी उसी की चीज़ें साबित होती जा रही हैं। जैसे जैसे हमारा अपरेटस बेहतर हो रहा है, हमारे पास साइंटिफिक आलात बेहतर हो रहे हैं। अभी 2016 में ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं वो साबित हुई। एवरीथिंग जो उस जीनियस बंदे ने की थी वो आज भी उसी तरह साबित हो रही है, ठीक है। तो एक्चुअली वो सारा जितनी भी थ्योरी हमारी बिग बैंग से लेके अब तक, वो सारी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे बेस कर रही है, और उन्हीं की चीज़ें जो हैं जो उस वक्त उन्होंने मैथमेटिकली हमें थ्योरी उन्होंने दी थी, वो एक्चुअली हर चीज़ जो है वो साबित। तो इसको हम जमीन के अंदर आने वाली जो तब्दीलियां उससे भी रिलेट कर सकते हैं विद द टाइम, नहीं या इन द लॉन्गर रन हम इसको इमेजिन करें दैट मे बी एब्जॉर्ब ऑफ ईयर, बट अदरवाइज ये बहुत यानी जिसको समझे कि एक यूनिवर्सल फिनोमेना। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर 20 सेकंड्स यू हैव, यूनिवर्स का जो एज है वो 46 बिलियन लाइट ईयर्स है, अनइमेजिनेबल, या 120 बिलियन गैलेक्सीज हैं, जिसमें हमारी एक गैलेक्सी है, जिसमें हमारी एक अर्थ है। मतलब वी आर नोबडी। हम कोई रिसर्च कर रहे हैं पाकिस्तान में? जी सर, इन चीज़ों पे रिसर्च करें को पाकिस्तान में? मैं बिल्कुल आपकी इजाज़त से आखिरी 10 सेकंड मुझे परवेज़ हूर भाई से यही गिला है कि वो सियासत और समाजियात में ज़रूर बोले, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन फिजिक्स में वो इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम है, उनके पास इतना इल्म है कि उनको ये चाहिए कि वो यूट्यूब पे मुख्तलिफ जगहों पे अपना जो एक अमानत है उनके पास वो भी ज़रूर लौटाएं। से यही गिला है मुझे, तो बड़ी देर से मिला है मुझे। वकार भाई की बातें आपने सुनी, हम सुनने का दिल करता रहता है, लेकिन वक्त की कमी के बायस अब हमें अभी ब्रेक लेनी है। बहुत शुक्रिया वकार मलिक साहब ने ज्वाइन किया। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा शुरू हुआ चाहता है और आगे बढ़ते हैं।
कोल किचन की जानिब हमारे साथ रिदा और शेफ नुमान है। आज रिदा और शेफ नुमान हमें क्या बताने वाले हैं किचन कॉर्नर में? ओवर टू यू गाइस। जी बहुत शुक्रिया अरमल एंड इमरान। जैसा कि आप जानते हैं कि अक्टूबर को दुनिया में पिंक ट्यूबर भी कहा जाता है ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और पाकिस्तान में ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी तरह के कैंसर्स एग्जिस्ट करते हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर की रेशो बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए उस कैंसर को ट्रीट करना और उसकी प्रिवेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। आज मैं और शेफ नुमान आपके लिए 2 ऐसी रेसिपीज़ लेकर आए हैं जो कि बहुत ही हेल्दी और बहुत ही न्यूट्रिशियस हैं, जिससे आप अपने कैंसर को बहुत ही जल्दी ट्रीट कर सकते हैं और उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमारी पहली रेसिपी है ओटमील की रेसिपी है जी, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ओट्स ऐड करेंगे पैन के अंदर जी। 3 टेबलस्पून ओट्स ऐड कीजिए। ठीक, डन। हाँ जी, अब इसमें हम थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे। हाँ जी, लो फैट मिल्क है क्योंकि कैंसर पेशेंट्स की बॉडीज़ पे ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेस होता है, इसलिए हमें कोई भी फैटनिंग चीज़ नहीं देनी, बहुत ही लो फैट चीज़ें देनी है। अगर आप 3 टेबलस्पून्स ओट्स ऐड कर रहे हैं तो उसमें इतना सा मिल्क ऐड करना है कि वो ओट्स उसके अंदर डिप हो जाएं। बेसिक 2 मिनट्स के लिए आपने इसको कुक करना है। और ओट्स का मैं आप बताती चलूँ कि ओट्स बहुत ही हाई फाइबर होते हैं और जो कि आपकी बॉडी के लिए डाइजेशन में बहुत ही हेल्प आउट करते हैं। तो आपको बॉडी के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं आता। कैंसर पेशेंट्स की बॉडीज़ क्योंकि कीमोथेरेपी से गुजर रही होती हैं तो उनकी बॉडीज़ पे ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेस होता है, इसलिए उनको ऐसी डाइट चाहिए जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस हो, हेल्दी हो और उनकी बॉडीज पे स्ट्रेस भी ना आए और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी पूरी हो मिले। हाँ, ये देखें जरा, ये डन हो गए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको आप डिश आउट कर लें। देखें, हाँ जी, देखा आपने कि कितनी जल्दी कितने क्विक ये ओट्स तैयार हो गए हैं हमारे। अब हम इसको टॉप करेंगे बनानास के साथ। हाँ जी, बनानास का ये है कि बनानास जो हैं वो आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मॉर्निंग में आप लेथार्जिक फील कर रहे हैं या कुछ भी, तो आपको वो इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी। और जैसे हम वॉलनट्स के साथ अब इसकी टॉपिंग करेंगे, वॉलनट्स के अंदर ओमेगाज होते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ही एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, और ये जो है ये आपके ब्रेस्ट कैंसर में ट्रीटमेंट में और या आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल लो करने में, इन सब में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। अब हम बनाएंगे अपनी सेकेंड रेसिपी जो कि बहुत ही क्विक है, और ये है ब्राउन ब्रेड। उसके साथ हम इसको टॉप करेंगे पीनट बटर के साथ। तो इसमें ये हार्ट के मरीजों के लिए शुगर का ये तो थोड़ा स्वीटनेस में नहीं आता, इसमें थोड़ा मीठा, इसीलिए हम इसका कंटेंट कंट्रोल कर रहे हैं ना। और उसके साथ जो है वो हमारे पास है ब्राउन ब्रेड। वो फाइबर, उसमें फाइबर काफ़ी ज़्यादा होता है तो वो उसका कॉम्पनसेट हो जाएगा। और ये बच्चों के लिए जो सुबह सुबह उठने का दिल नहीं कर रहा होता विंटर्स में, और ये तो उनके लिए बड़ा अच्छा होता है कि वो फटाफट से उनको एनर्जी मिल जाती है। इसके बाद हम इसको भी टॉप करेंगे बनानास के साथ। ये मैंने ज़्यादा बनाना ऐड कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल। अब आप इसके ऊपर थोड़ी सी हनी ड्रिजल कर दें, थोड़ी सी बस, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वीट भी ना हो जाए। हाँ, बिल्कुल। Whatever you like, टॉपिंग आपकी अपनी मर्जी है, जिस भी तरह करें, लेकिन एसेंशियल बेसिक जो है वो बेसिक चीज़ जो आपने बताई है वो है, फ्रूट है, पीनट बटर है, और इसके अंदर एक कार्ब्स की सर्विंग आ गई है जो कि है ब्राउन ब्रेड। ये बहुत ही क्विक रेसिपीज़ हैं और ये बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग, आप सुबह सुबह कुछ कुक भी नहीं करने का ज़्यादा दिल करता और खाने का भी ज़्यादा दिल नहीं करता, तो ये बड़ी लाइट एंड क्विक रेसिपीज़ हैं और बड़ी न्यूट्रिशियस भी हैं एट द सेम टाइम। तो और हमें क्या चाहिए? हमें एक ब्रेक चाहिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमने खाना तो खा लिया, वेलकम आपने कहना था। ब्रेक से पहले हमने खाना तो खा लिया था और खाने के बाद उसको डाइजेस्ट भी करना होता है, एक्सरसाइज भी करनी होती है, जो अर्ली मॉर्निंग तो खैर बहुत ही जरूरी है। खुशी क्या बता रही हैं? मैं आज आपको स्पेशली बैक पेन के स्ट्रेचेस बताऊंगी, स्पेशली क्योंकि काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कुछ इजी बैक स्ट्रेचेस बताएं। सो आई एम गोना गिव यू 4 एक्सरसाइजेस। हाँ, अभी हम फ्लोर पे जाएंगे। वी गोना सिट, आप चेयर पे भी ये कर सकते हो। इंटीरियर पोस्टीरियर टिल्ट करना है, स्टमक और बैक की मूवमेंट है, ठीक है। यू हैव टू इनहेल, बैक अंदर की तरफ जाएगी, स्टमक बाहर निकलेगा, एक्सहेल, स्टमक इन एंड बैक आउट, शोल्डर्स डाउन, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, hold it for 5 seconds each and breathe up, and second one is on the floor. Very easy stretches हैं, hold
and 5 second थोड़ा सा hold, आपको क्विक करना pull, पड़ेगा because we have and short 5 of second hold, pull, and 5 second hold. Third one is on your elbows, time. up Okay. and down, It looks easy. and down. Very It's not easy easy for the age exercises. group, you know, हाँ, it मतलब- belongs to. Exactly. ये हर एज के ग्रुप के लोग एक्सरसाइज कर लेकिन सकते अपनी हैं. बैक में जो कि थोड़ा बड़ी उम्र के लोगों को या खवातीन को होता है ना, इसलिए मैं कह हाँ, रहा हूं कि yes, उनके लिए शायद इतना especially, easy ना हो। yes, ठीक है टाइम। थैंक यू सो मच खुशी कि आपने सुबह सुबह अच्छी एक्सरसाइज बता दी। अपने देखने वालों से हम इजाजत लेंगे। जी, और बहुत कुछ हमारे पास था ऐसा जो हम आज के शो में आपको दिखाते हैं लेकिन नहीं दिखा पाए। इट्स ओके, कभी कभी कल होता है ना हमारे और जैम पैक हमारा शो होता है ना, तो इसलिए कभी कभी हो जाता है। खैर, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। और आज हम बात नहीं कर पाए लेकिन एंड पे कर देते हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। आगाही मुहिम हमारी जारी है। मतलब कल तक के लिए हम इजाजत ले लेते बिल्कुल, हैं। कल तक। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात और कल कोशिश करेंगे कि कुछ स्पेशल गेस्ट स्पेशल गेस्ट भी इस भी हवाले लें। से बुलाएं। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।